नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, हाल ही में एक सुर्खी इस समय हेडलाइन बनी हुई है और हेडलाइन ये है कि भारत चीन से आने वाले निवेश को हरी झंडी देने जा रहा है। अब चीन से आने वाला निवेश दो तरीके से होता है। एक तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में या भारत के जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं 700 से 750 करोड़ रुपए तक के, उनके अंदर। और दूसरा होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। हाल ही में रॉयटर्स ने अपनी एक्सक्लूसिव खबर में इसे छापा और लिखा कि इंडिया प्लान टू स्क्रैप कर्ब ऑन चाइनीज फर्म बिडिंग फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो भारत के अंदर जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके अंदर भारत चीन की एंट्री को जो रोक रखा था उसे वापस से शुरू करने जा रहा है। हेडलाइंस बनती हैं, पता चलता है कि 200 से ज्यादा चीनी इन्वेस्टमेंट जो प्रपोजल है वो इस समय पाइपलाइन में है और भारत के साथ जेवी करके, जॉइंट वेंचर करके काम करना चाहते हैं। ठीक है साहब। ऐसे में रिपोर्ट्स को जब डिटेलिंग में जाना गया तो पता चला 700 से 750 अरब रुपए के जो सार्वजनिक खरीद प्रोजेक्ट हैं, वित्त मंत्रालय उनमें से चीनी कंपनियों पर लगा पाबंदी हटाना चाहती है। भारत सरकार के साथ हाल ही में जो रिपोर्ट्स निकलकर आई हैं वो सरकारी टेंडरों के बारे में है। वित्त मंत्रालय इन पाबंदियों को खत्म करने की योजना बना रहा है ताकि सार्वजनिक खरीद के प्रोजेक्ट्स में बोली लगाई जा सके। ऐसा करते हुए जो गैर संवेदनशील क्षेत्र जैसे नॉन सेंसिटिव एरियाज जो हैं, जिनके अंतर्गत सरकार को लगता है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वहां पर 26% तक चीनी निवेश को बिना किसी अनुमति के एंट्री देने का विचार किया जा रहा है। बस कंपनी के अंदर कोई चीनी मेंबर बोर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के अंदर किया जा रहा है, ऐसी जानकारी निकल कर आती है। जब वित्त मंत्रालय से, जब पीयूष गोयल जी से इस बारे में, एफडीआई के बारे में पूछा गया कि क्या भारत सरकार चीन से फॉरेन डायरेक्ट निवेश की तैयारी कर रही है, तो उन्होंने कहा एफडीआई का तो नहीं प्लानिंग है, लेकिन वित्त मंत्रालय ढील देने का विचार कर रहा है। अब यह क्या कहानी है? तो भारत के अंदर जो सरकारी खरीद है, उस सरकारी खरीद के अंदर चाइना का पैसा आ जाए, प्रोजेक्ट के अंदर वो लोग भागीदार बन जाएं, उसकी तो बात चल रही है। लेकिन अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि भारत ने एक प्रोविजन किया था गलवान वैली इंसिडेंट के बाद कि भारत के पड़ोस से जो बॉर्डर पर कनेक्टेड देश है ना, वो भारत में अगर एफडीआई लगाना चाहते हैं, चाहे फिर वो नेपाल ही हो, फिर चाहे वो बांग्लादेश ही हो, अगर वो भारत में फॉरेन डायरेक्ट निवेश करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। भारत सरकार उस मामले को मॉनिटर करेगी। सबको पाकिस्तान की तरह ट्रीटमेंट दे दिया गया था गलवान वैली इंसिडेंट के बाद। तो फिलहाल के लिए वित्त मंत्रालय सरकारी खरीद के अंदर तो परमिशन देने की बात कर रहा है। तो साहब, ये क्या था? पहले से था भी कि नहीं था? चीज क्या है? और आप सभी जानते हैं कि ये सारा घटनाक्रम जो भारत और चीन के बीच में फैला वो गलवान वैली इंसिडेंट के पास बहुत ज्यादा विकट हो गया था, क्योंकि भारत और चीन के बीच हुआ आफ्टर 1962 सबसे बड़े क्लैश में से एक माना गया था, जिसमें 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी के अंदर भारत और चीन के सैनिकों का आमना सामना हुआ था। उसमें 20 भारतीय और 40 चीनी सैनिकों के 20 भारतीय सैनिक जिसमें शहीद हुए थे, ये खबर निकल कर आई थी। और रिपोर्ट्स में 40 चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर निकल कर आई थी। कुछ इस तरह से इसका एक वीडियो फुटेज बाहर आया था, जिसमें कि हाथ में अपने डंडा और रॉड, कांटे कुटीले तार लेकर के चीनी और भारतीय सैनिक आपस में गलवान वैली के अंदर एक दूसरे के साथ संघर्ष में दिखाई दिए थे। ठीक है साहब। जब यह घटना घटी उस समय अचानक भारत में चीन के खिलाफ तगड़ा प्रोटेस्ट इरप्ट हो गया। और उस समय भारत में चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा सामान हम चाइना से परचेज करते थे, चीनी सामान का बहिष्कार होना शुरू हुआ। दुकानदार लिखना शुरू कर दिए कि चीनी सामान हम यहां नहीं मिलता है। लोगों में भयंकर चाइना का विरोध होना शुरू हुआ। भारत के अंदर जो व्यापार संगठन है, लगभग 40,000 व्यापार संगठनों ने कहा कि वो चाइना का विरोध करते हैं। 7 करोड़ से ज्यादा छोटे व्यापारियों ने चीनी उत्पादों का बहिष्कार शुरू कर दिया। भारत के अंदर आत्मनिर्भर भारत बनाए जाने की एक मांग उठने लगी। सोशल मीडिया पर बायकॉट चाइना, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, तमाम प्रकार के ट्रेंड्स चलने शुरू हुए। परिणाम स्वरूप भारत सरकार को कदम उठाना पड़ा। 200 से अधिक चीनी एप्लीकेशंस को बंद किया गया। सरकारी ठेकों में चीनी कंपनियों की एंट्री को रोक दिया गया। ये जो सरकारी कंपनियों में, जिसमें 700 से 750 अरब रुपए की बात की जा रही है, उस एंट्री को फिर से जो शुरू करने की बात की जा रही है, गलवान वैली इंसिडेंट के बाद इसे रोक दिया गया था। और एफडीआई पर भी सख्त जांच और मंजूरी की अनिवार्यता कर दी गई थी। ये जो सरकारी ठेकों के अंदर जो चीनी पैसा था ना, अब इसे वापस से शुरू करने की बात की जा रही है।
ठीक है। भारत सरकार ने उस समय अनिवार्य सरकारी मंजूरी की बात डाल दी थी कि अगर कोई भी हमारे पड़ोसी देश हमारे देश के अंदर निवेश करना चाहता है तो उसे अनिवार्य सरकारी मंजूरी से होकर गुजरना पड़ेगा, ऑटोमेटिक रूट से भारत के अंदर पैसा नहीं आ सकेगा। ये सारी बातें बहुत सारी सख्तियों के साथ कर दी गई। सरकारी टेंडरों के लिए कहा गया कि चीनी कंपनियां जो 700 से 750 अरब रुपए के सरकारी प्रोजेक्ट और सार्वजनिक खरीद में बोली लगाती हैं उन्हें प्रभावी रूप से बाहर कर दिया जाएगा। ये तमाम वो एप्लीकेशंस थे, मतलब सीक्वेंस में तमाम प्रकार की चीनी एप्लीकेशंस पर बैन लगा दिया गया था। ठीक है साहब, बाकायदा चीनी एप्लीकेशन के ऊपर बैन लगाने में हमारी संप्रभुता, एकता, इन सब का वो दिया गया, प्राइवेसी का इसके अंदर वो लिया गया, कारण लिया गया। आईटी एक्ट धारा 69A के तहत ये सारी चीजें की गई थी। कोई बात नहीं साहब, भारत सरकार ने तय किया कि भाई अब हम चीनियों को हमारे देश में नहीं आने देंगे। परिणाम क्या निकला? गलवान से पहले हमारे देश में $686 मिलियन हर साल चीनी निवेश आ रहा था एफडीआई के माध्यम से। गलवान वैली इंसिडेंट के बाद यह सीधा 12 गुना घट गया, $68 मिलियन का निवेश ही रह गया। चीनी एप्लीकेशंस की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आई। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि पहले चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो $48 बिलियन का ही था, लेकिन गलवान के बाद वो बढ़कर के $106 बिलियन पहुंच गया। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझिए, हमने ये सारे काम तो कर दिए लेकिन चाइना से इंपोर्ट नहीं रुक पाया। हमारे जितने भी बायकॉट थे वो केवल बयानी बायकॉट रह गए, उनका ग्राउंड पर असर नहीं दिखा। पहले भारत चीन से जो व्यापार करता था उसमें एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट में जो हमें नुकसान होता था वो $50 बिलियन का होता था, मान लीजिए, वो बढ़कर के $108 बिलियन तक पहुंच गया, डबल हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं किए, उनने भी हमारे पर बैन लगा दिए, लेकिन उनके यहां से इंपोर्ट लगातार जारी रहा। ऐसे में जब उनके यहां से इंपोर्ट लगातार जारी रहा तो भारत का जो फिलहाल अकाउंट बैलेंस है ना, डॉलर की वैसे ही किल्लत चल रही है, अमेरिका से वैसे ही कलेश चल रहा है, डॉलर पहले ही नहीं आ पा रहा है, रुपया का भाव गिरा पड़ा है, ऐसे में डॉलर और हमारे पास से जा रहे हैं। यह भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय की स्थिति बन चुकी है इन दिनों। इसी के चलते भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो चीनियों की मदद से चल रहे थे, उन पर असर पड़ा था। अब सवाल बनता है कि क्या भारत अपने इस ट्रेड घाटे को देखते हुए ही चीनी निवेश को अपने यहां आमंत्रित कर रहा है या फिर कोई और कारण है? अब देखिए, भारत और चीन के रिश्ते फिर से बहाल होते हुए दिख रहे हैं, यह सबको समझ में आ रहा है। इसके पीछे कारण आप कुछ भी कहिए, या तो ये कहिए कि साहब उधर बाइडेन की जगह ट्रंप आ गए, ये कारण था, या फिर पुतिन ने भारत और चीन की दोस्ती करा दी, एससीओ समिट में एक दूसरे के साथ मुलाकात हुई। भारत ने इन दिनों पिछले 1.5 सालों में चीन के साथ काफी मित्रवत व्यवहार प्रदर्शित किया है। भारत के एनएसए, भारत के विदेश मंत्री के वांग वी से मुलाकात हुई है, दोनों साइड एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से बातचीत कर रही हैं। शी जिनपिंग और मोदी जी के बीच में हैंडशेक की घटना को वर्ल्ड ने काफी एक्नॉलेज किया था। ब्रिक्स समिट जो कजान के अंदर हुई थी 2024 में, वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी। दोनों के बीच काफी साल बाद पहली बाइलेटरल मीटिंग जो है वो अक्टूबर 24, 2024 को हुई थी। यह अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन देखा गया था। परिणाम क्या निकला? दोनों देशों के बीच जैसे ही बातचीत हुई, दोनों के बीच में इतने दिन से प्रतिबंधित जो फ्लाइट्स थी वो फिर से शुरू होनी हुई। भारत के विदेश मंत्री ने चाइना की विजिट की और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की। इसके बाद एससीओ की समिट होती है, उसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री चीन जाते हैं। इसी बीच में ट्रंप अपना टैरिफ हम पर लाद देते हैं। टैरिफ का चलना होता है, भारत के व्यापार का बाधित होना शुरू होता है। एक तरफ हम अमेरिका से ट्रेड घाटे में और बढ़ गए, उधर चाइना के साथ भी हम लड़ाई करके बैठे थे कि हम तुमसे भी व्यापार ढंग से नहीं करेंगे, और उससे हमारे ट्रेड घाटे और बढ़ रहे थे। उन्हें पाटने का समय था कि उन्हें कम कैसे किया जाए। तो भारत के लिए डॉलर एक चुनौती है। डॉलर चुनौती है तो उसे प्राप्त करने के तरीके क्या हो सकते हैं? पहला, विदेशी निवेश देश में आमंत्रित किया जाए। दूसरा, हमारे रेमिटेंसेस हमें और ज्यादा मिलें। तीसरा, हम व्यापारिक घाटे को कम करें या फिर व्यापार सरप्लस में जाएं। हम ज्यादा सामान बेचें, कम सामान खरीदें, लेकिन यह हमारे साथ हो नहीं पाता। तो हमारे बिल कम हो, लेकिन बिल के लिए हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ज्यादा करें। तो उसके लिए जरूरत है कि हम चाइना के साथ ट्रेड को बैलेंस करने निकलें। इससे भारत को धीरे धीरे चाइना के साथ रिश्ते सामान्य करने की आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन हां, इस बीच में भारत ने काफी सारे काम किए। पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम देके भारत के बहुत सारे सेक्टर्स
जिन्हें हम प्रमोशन दे सकते थे उन्हें प्रमोट किया गया। 2 लाख करोड़ रुपए की भारत सरकार के द्वारा देशी कंपनियों को सहायता दी गई ताकि वो अपने लेवल पर प्रोडक्शन बढ़ा सकें। परिणाम भी हुआ, सोलर सेल्स के अंदर भारत ने बड़ा काम किया। भारत ने मेक इन इंडिया को बहुत बूस्ट दिया, इलेक्ट्रिक वाहन हो, कई क्षेत्रों के अंदर चीनी कंपनियों तक नहीं, मतलब इन चीजों के अंदर हमने काफी सारा काम किया। लेकिन अब सवाल आता है, तो फिर जब इतना ही सब कुछ था तो अब के पीछे क्या तर्क है कि हम फिर से शुरू क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे का कारण क्या निकला कि मेक इन इंडिया तो चला लिया हमने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आइटम जो है ना, उनमें चीन की काफी ज्यादा पकड़ है। चीनी निवेश के बिना भारत की उत्पादन क्षमता फिलहाल धीरी पड़ी हुई है। चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चीनी बैटरियां, चीनी गाड़ियां, चीनी तमाम सुविधाएं, अगर चाइना भारत को बाजार के रूप में देखता है और भारत उसका मेक इन इंडिया की कंडीशन रख देता है कि आपको ये जितने भी माल भारत में बेचने हैं, इनके लिए प्रोडक्शन आप भारत में करिए, क्योंकि भारत अब एक इकोसिस्टम बना चुका है और वो इकोसिस्टम है भारत के अंदर चीजें बनाइए, मेक इन इंडिया करिए। अगर आप मेक इन इंडिया करेंगे तो हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा। दूसरा, भारत ने इन दिनों क्या पाया है कि जो अमेरिकी कंपनियां चाइना को छोड़ के बाहर जाना चाहती हैं, वो चाइना के अल्टरनेटिव में भारत को चाहती हैं कि भारत के अंदर हम प्रोडक्शन कर लें। तो भारत भी चाहता है कि चाइना की कंपनियां चाइना से बाहर अगर कहीं जाकर के प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाहें तो वो भारत को चूज करें। इस तरह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत घट जाएगा, क्योंकि अभी हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, हमें अभी इंपोर्ट करना पड़ता है चाइना से, तो बहुत सारा डॉलर बेचना पड़ता है। अगर चीनी कंपनियां भारत में ही आकर माल बनाकर हमें बेचेंगी तो हमारे देश के अंदर से एक्सपोर्ट, मतलब जो ट्रेड डेफिसिट है ना, वो कम होगा। मेक इन इंडिया के तहत इंडियन रुपीस में ही हम उनके साथ में व्यापार कर पाएंगे। लेकिन हां, ऐसा नहीं है कि इस पूरी प्रक्रिया में हम सुरक्षा जांच को किनारा कर देंगे। सेंसिटिव सेक्टर्स जितने भी होंगे उनके अंदर हम चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध अभी भी जारी रखेंगे। इनकी हिस्सेदारी को अभी भी लिमिटेड रखने का विचार है। लेकिन कुल मिलाकर जो हमारा ट्रेड घाटा बढ़ते बढ़ते मतलब बिलियंस में चला गया है, ट्रेड डेफिसिट अब $100 बिलियन के आसपास चल रहा है, इसे कम करने की आवश्यकता है। विचारणीय बात है ना, कहां हम 40-45 बिलियन डॉलर के आसपास चल रहे थे, अब $100 बिलियन के आसपास चल रहे हैं। हमारे एक्सपोर्ट बुरी तरह बाधित हो गए हैं और हमारे इंपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत को आवश्यकता है, क्योंकि भारत ने पिछले 3 सालों में जबरदस्त इंपोर्ट किया है चाइना से, तो हमें आवश्यकता है कि हम चाइना से पैसा लेके भारत में पैसा लगवाएं, एफडीआई के माध्यम से, सरकारी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, ताकि हमारी नाराजगी जो है ना वो हमें नुकसान में ना दिखे। हमें हमारे विनिर्माण क्षेत्र के अंदर, रोजगार के अंदर वृद्धि हो, सप्लाई चेन के अंदर मजबूती हो, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट 70% भारत चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में 70% चाइना की भागीदारी है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में 20% चाइना की भागीदारी है। यदि भारत चीन के साथ व्यापार करते करते तकनीकी हस्तांतरण की कंडीशंस को भी काम करवा ले जाए, जैसे विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या बैटरी टेक्नोलॉजी में, तो इससे भारत के अंदर तेजी आएगी, कई प्रोजेक्ट्स के अंदर सुस्ती कम होगी और भारत तेजी से आगे बढ़ने लगेगा और अल्टीमेटली भारत का व्यापारिक घाटा कम होगा। लेकिन इन सबसे ऊपर बड़ा सवाल यही रहेगा, हमारी सुरक्षा का क्या होगा? क्या हम अपने उन शहीदों को भूल जाएंगे? क्या हम भारत के लिए अपना सम्मान इतना ही दिखाएंगे, पैसे के आगे हम इस तरह बिछ जाएंगे? तो इसका तर्क यह है कि गलवान के बाद में हमारा इंपोर्ट चाइना से बढ़ा है, घटा नहीं। तो अचानक उनसे अब पैसा डायरेक्ट मांगना जो है ना, वो हमारे लिए ज्यादा सहूलियत भरा होगा। अदरवाइज हमारे अकाउंट्स खाली हो रहे हैं, हमें उनसे व्यापार करके अभी नुकसान हो रहा है। चाइना से अगर इन्वेस्टमेंट लेकर वापस आए तो भारत के लिए वो फायदेमंद सौदा है। ये वाली जो प्रक्रिया है, ये पिछली जो हो रही प्रक्रियाएं हैं उनसे ज्यादा सकारात्मक है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बातें बाजार की एप्लीकेशंस को भी चेक करें, हमने उस एप्लीकेशन पर अपने काफी बेहतरीन कोर्सेज शेयर किए हुए हैं, आप जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।